प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग फिजिक्स में कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालक स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज का विचार। बच्चों शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक आंदोलन है। ये एक अनमोल विचार है। इसको शिक्षा के बारे में आप जितना जागृत होते जाएंगे उतना ज़्यादा, मैं बार बार आपसे हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, जितना ज़्यादा आप शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे उतना ही समय आपके प्रति जागरूक होगा, आपका भविष्य उतना ही सुनहरा और सुंदर होगा। आइए बच्चों अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है चालक स्थिर वैद्युतिकी। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में भी पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स क्या है। क्लियर? आगे देखते हैं। तो बच्चों चालक स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग जानेंगे चालक में जो गतिशील आवेशवाहक होते हैं। चालक में क्या होता है? गतिशील आवेशवाहक होते हैं। अगर इनको हम धात्विक चालकों के लिए लें तो धात्विक चालकों में आवेशवाहक जो होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। धात्विक चालकों में आवेशवाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग होकर, जो बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये परमाणु से अलग होकर गति करने के लिए पूरे पदार्थ में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये गति करने के लिए परमाणु से तो अलग हो सकते हैं लेकिन पदार्थ से नहीं अलग हो सकते हैं। वही चीज है, बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग होकर गति करने के लिए मुक्त होते हैं लेकिन धातु से नहीं। जो धातु है उससे ये अलग होकर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये एक प्रकार की गैस की भांति, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक प्रकार की गैस की भांति परस्पर एवं आयनों से टकराते हैं। अब जब टकराते हैं तो जाहिर सी बात, जब इनके बीच टक्कर होगी तो ये यादृच्छिक दिशाओं में क्या करेंगे? कंपन करेंगे या गति करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉनों के बारे में हो गया कि धात्विक चालक में जो आवेशवाहक होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, जो धात्विक चालक होते हैं इनको जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत बहते हैं। ऐसी सिचुएशन में नाभिकों के इस प्रकार के धन आयन तथा परिबद्ध इलेक्ट्रॉन नियत स्थितियों में दृढ़ रहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो नाभिकों के इस प्रकार के धनायन तथा परिबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं? नियत स्थितियों पे ही दृढ़ रहते हैं। बात इतनी समझ में आई? अगर हम धात्विक चालकों के अलावा अपघटनी चालकों के बारे में जानना चाहें तो अपघटनी चालक, तो ये तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अपघटनी चालक क्या होते हैं? ये अपघटनी चालक वे होते हैं जिसमें ठोस अवस्था में तो धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, लेकिन जब ये विलयन या गलित अवस्था में हो, जैसे अम्ल, क्षार और लवण, तो इस सिचुएशन में धन आयन एवं ऋण आयन, यहां पर आवेशवाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर अपघटनी चालकों की बात की जाए तो यहां आवेशवाहक क्या होंगे? धन आयन एवं ऋण आयन। इस प्रकरण में स्थिति अधिक जटिल हो जाती है। जब धन आयन और ऋण आयन दोनों आवेशवाहक होते हैं तो इस स्थिति में या इस प्रकरण में स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। ये जो आवेशवाहक होते हैं बच्चों, ये इनके ऊपर किसका, इनकी जो गति होती है, किसकी गति? धन आयन और ऋण आयन। तो इनकी गति पर वैद्युत क्षेत्र का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, इसके अलावा रासायनिक बलों का भी प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग यहां पर जो चर्चा करेंगे बच्चों वो धात्विक, ठोस धात्विक चालकों की चर्चा करेंगे। क्लियर? बच्चों चालक स्थिर विद्युतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत हैं। ये सामने आपके लिखे हुए हैं। पहला क्या है? चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। कोई भी चालक है तो उसके भीतर जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र रहेगा वो क्या रहेगा? शून्य रहता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर
पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। जो आवेशित चालक है उसके पृष्ठ पर तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र हो वो क्या होना चाहिए, अभिलंबवत होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद थर्ड है, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर मतलब किसी चालक के अंदर कोई अन्य आवेश नहीं होता, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। नेक्स्ट, चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। जो चालक का समस्त आयतन है उसके अंदर जो वैद्युत विभव रहता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। इसका मान इसके पृष्ठ पर भी और अंदर के बराबर ही होता है। जितना चालक के अंदर होगा उतना ही चालक के पृष्ठ पर होगा। आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो E इक्वल टू बच्चों क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, या अगर स्मॉल एरिया के लिए लिया जा रहा है तो Q अपान D ये भी हो सकता है, डेल्टा ए भी हो सकता है। अगर V की बात की जाए तो V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपान क्या होगा, R होगा बच्चों। क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों, परावैद्युत तथा ध्रुवण, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। आपको मैंने डाई इलेक्ट्रिक के बारे में बताया है, अचालक पदार्थ के बारे में बताया है, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता, आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता, क्या कहलाते हैं, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। वैसे ही वही उन्हें हम अचालक पदार्थ भी कह सकते हैं और उन्हें हम परावैद्युत पदार्थ भी कह सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनमें धन व ऋण आवेशों में आपेक्षिक विस्थापन होता। अभी इससे पहले जब मैंने आपको बताया है वहां पे क्या बताया है कि जो परावैद्युत होते हैं उनमें जो आवेशों का प्रवाह, धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉनों के, जो चालक हैं वहां इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और यहां पर किसके कारण होता है, नाभिक के धन आयन या फिर ऋण आयन के कारण होता है। जो उसमें उपस्थित धन आयन या ऋण आयन होते हैं उसके कारण होता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि परावैद्युत में धन व ऋण आवेशों में आपेक्षिक विस्थापन होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें पदार्थ के परमाणुओं के अंदर विद्युत चालन के लिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। भाई जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं विद्युत चालन के लिए, सिंपल सी बात है, आवेश की आवश्यकता होती है धारा के प्रवाह के लिए। जब आवेश होगा ही नहीं तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो जाहिर सी बात उस पर आवेश ही तो होगा, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आवेश नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये बात आपकी समझ में आई। अगर हम परावैद्युत तथा ध्रुवण में अगर आगे हम कुछ और इसमें देखना चाहें बच्चों, तो इन पदार्थों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के कारण दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। बात समझ में आई। जब सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के कारण यहाँ पर दृढ़तापूर्वक बंधे रहेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसमें क्या नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। जनरली अगर हम धात्विक चालकों की अगर बात करें बच्चों, धात्विक चालक, तो इसको जब आवेश दिया जाता है, आवेश देने पर संपूर्ण पृष्ठ पर
फैल जाता है, ठीक है। जबकि जो परावैद्युत है, ठीक है, परावैद्युत यहां पर क्या होता है, आवेश उसी निश्चित बिंदु पर रहता है। उसी, अगर इसको आवेश दिया भी जाए तो आवेश क्या रहेगा, उसी निश्चित बिंदु पर रहता है, उसी निश्चित बिंदु पर रहता है, ठीक है बच्चों। अभी इससे पहले मैंने आपको जो बातें बताई हैं वहां पे भी मैंने बताया धात्विक चालक और परावैद्युत चालक में, कि परावैद्युत चालक में क्या होता है, प्रवाह के लिए आवेश का प्रवाह नहीं होता है। आवेश चूंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, किसमें, परावैद्युत में। और धात्विक चालक जो होते हैं उनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आवेशों के कारण होता है। बात समझ में आई, क्लियर। इसमें अगर आगे हम देखें बच्चों तो एक परमाणु परावैद्युत पदार्थ मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो एक परमाणु परावैद्युत पदार्थ जो होता है ये प्रायः परमाणुओं से मिलकर बना होता है। भाई सिंपल सी बात है, एक परमाणु परावैद्युत पदार्थ है तो ये प्रायः परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तथा परमाणु में या प्रत्येक परमाणु में, जो भी लिखना चाहें आप, प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है, ठीक है, एक नाभिक होता है, तथा नाभिक पर क्या होता है बच्चों, बार बार वही बात मैं बता रहा हूं, नाभिक पर क्या होता है, धनावेश होता है, ठीक है। तथा इसके चारों ओर ऋण आवेशित इसके चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन रहते हैं या बंधे रहते हैं, ठीक है। इस स्थिति में नाभिक का मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का केंद्र तथा द्रव्यमान का केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि लगभग दोनों का केंद्र क्या होता है, एक ही होता है। अतः इस स्थिति में जो परमाणु होता है या जो एक परमाणु परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनका, बात किसकी कर रहे हैं, एक परमाणु परावैद्युत पदार्थ की। तो अतः ऐसे पदार्थों का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर देखा जाए तो परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक परमाणु परावैद्युत पदार्थ जिन्हें हम मोनोएटॉमिक बोलते हैं, और इसके बाद अगले जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बहुपरमाणुक परावैद्युत पदार्थ, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई, क्लियर, इतना समझ गए ना। जो बहुपरमाणु परावैद्युत पदार्थ होते हैं बच्चों, तो ये प्रायः, अगर इनके बारे में हम लिखना चाहें तो ये प्रायः अणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से। वो किससे मिलकर बने होते थे, परमाणुओं से मिलकर बने होते थे, ये प्रायः अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है बच्चों। तथा प्रत्येक ऐसी कंडीशन में जो प्रत्येक अणु होते हैं या इसमें उपस्थित क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन होते हैं या ऋण आयन होते हैं या धन आयन होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे यहां पर था कि इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का केंद्र तथा द्रव्यमान का केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं। यहां पर इस स्थिति में अगर हम इसी को समझना चाहें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का केंद्र या ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं, ऋणावेशित भी कह सकते हैं, ऋणावेशित का केंद्र तथा द्रव्यमान का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, ये एक दूसरे के संपाती भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये एक दूसरे के संपाती हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है। ठीक है, नहीं हो सकते। अब बात अगर हम करें नहीं हो सकते हैं, किस पर बात करें, किस पॉइंट पर नहीं हो सकते, जिस कंडीशन में ऋण आवेशित का केंद्र तथा द्रव्यमान का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं हो सकते, अगर हम उस पॉइंट पर बात करें बच्चों, तो ऐसी स्थिति में परावैद्युत का के वैद्युत द्विध्रुव या परावैद्युत का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य न होकर स्थायी होता है। ऐसे परावैद्युत पदार्थों को ध्रुवीय, कौन से, ध्रुवीय, पोलर, ठीक है, ध्रुवीय पोलर परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? जो बहुपरमाणु परावैद्युत पदार्थ होते हैं ये प्रायः अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर ऋणावेशित का केंद्र तथा द्रव्यमान का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं हो सकते। अगर हम इस पॉइंट पर बात करें कि इनके केंद्र संपाती नहीं हो सकते, तो ऐसी स्थिति में परावैद्युत का द्विध्रुव, यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसी स्थिति में परावैद्युत का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य न होकर स्थायी होता है। ऐसे परावैद्युत पदार्थों को हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। यहाँ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। अच्छा, जहां पर केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं, क्या होते हैं, संपाती होते हैं, वहां वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत आघूर्ण आप लिख सकते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या फिर आप क्या लिख सकते हैं, वैद्युत आघूर्ण शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और ऐसे परावैद्युत पदार्थ आध्रुवीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, आध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ में आई बच्चों? इन्हें हम आध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ या फिर क्या कहते हैं, नॉन पोलर, क्या कहते हैं, नॉन पोलर। क्लियर? तो अब परावैद्युत तथा ध्रुवण की बात समझ में आई। परावैद्युत एक परमाणु परावैद्युत पदार्थ और बहुपरमाणु परावैद्युत पदार्थ। इसी में आपको मैंने बताया ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और कौन से, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अगर आपसे ध्रुवीय अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पूछा जाएगा तो ये बहुपरमाणुक
परावैद्युत पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। क्लियर बच्चों, हम लोग वैद्युत ध्रुवण पे नजर डालते हैं। तो देखिए बच्चों, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण परावैद्युत पदार्थ में धन आयन एवं ऋण आयन में आपेक्षिक विस्थापन की घटना को क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण परावैद्युत पदार्थ में धन आयन एवं ऋण आयन में आपेक्षिक विस्थापन की घटना को क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। थोड़ा सा इसको और अगर हम देखें तो ये चूंकि एक सदिश राशि मानी गई है, एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P को परावैद्युत का ध्रुवण सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत का ध्रुवण सदिश। अगर ऐसी सिचुएशन में देखें तो जो परावैद्युत का ध्रुवण सदिश वेक्टर P होता है, ये वेक्टर E के जो उसमें उत्पन्न या लगाया गया वैद्युत क्षेत्र होता है उसके क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। अब अगर हम ऐसी सिचुएशन में समानुपाती का चिन्ह हटाते तो यहाँ एप्सिलॉन अल्फा और ये हो जाता है वेक्टर E। ठीक है, इसका फार्मूला निकल के आता है, जहां अल्फा आपका क्या है? आणविक ध्रुवणता है। अल्फा क्या है? आणविक ध्रुवणता। कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, आणविक ध्रुवणता नियतांक है। बात समझ में आई इतनी? अगर प्रति एकांक आयतन, यहाँ पे एकांक आयतन क्या कह रहा है, तो यदि प्रति एकांक आयतन में संख्या कितनी हो? n हो, तो वेक्टर P इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? n एप्सिलॉन नॉट अल्फा वेक्टर E। ये सब चीजें भी आपसे बोर्ड में तो पूछी ही जा सकती हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर होगा तो ये सब उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? क्लियर? इसी में आगे हम लोग बच्चों पढ़ते हैं संधारित्र में परावैद्युत का कार्य आवेश का संग्रहण। सिंपल सी बात है, इसका कार्य क्या है? आवेश का संग्रहण है। यहां पर हम एक चीज और पढ़ेंगे, परावैद्युत का ध्रुवण, इसी के साथ साथ। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रत्येक माध्यम अणुओं अथवा परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तथा प्रत्येक परमाणु में क्या होता है? एक नाभिक होता है। सिंपल सी बात है, प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है तथा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। परावैद्युत पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, ये बार बार मैं बातें आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा इतनी चीज। परावैद्युत में क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से क्या होते हैं? दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब जब किसी परावैद्युत पदार्थ कह सकते हैं आप, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दिया जाता है अथवा रखा जाता है। ठीक है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र की, जैसे ये कोई परावैद्युत पदार्थ है या कोई परावैद्युत पट्टिका है, इसको किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा गया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ के
प्रत्येक अणु का नाभिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में संयोजित हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसका नेगेटिव सिरा इसके पॉजिटिव सिरे की ओर और इसका पॉजिटिव सिरा इसके नेगेटिव सिरे की ओर हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, जब इसका पॉजिटिव सिरा इसके नेगेटिव सिरे की ओर और इसका नेगेटिव सिरा इसके पॉजिटिव सिरे की ओर, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या होता है आगे हम देखते हैं। क्लियर? जब ये ऋणावेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में संयोजित हो जाता है बच्चों, तो क्या होता है, इस प्रकार प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, लिख नहीं रहे हैं, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक अणु जो होता है वो विद्युत ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रत्येक अणु विद्युत ध्रुवित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्येक अणु के विद्युत ध्रुवित होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? परावैद्युत का ध्रुवण। तो अगर आपसे कोई परावैद्युत का ध्रुवण पूछेगा तो आप इसके बारे में यहां तक ये तो मैंने बताया ही कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दिया जाता है, परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का नाभिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में संयोजित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु विद्युत ध्रुवित हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का नहीं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। बात समझ में आई? अब इसी में आगे अगर हम देखें बच्चों तो देखते हैं प्रत्येक अणु का नेगेटिव सिरा संधारित्र के पॉजिटिव सिरे की ओर तथा पॉजिटिव सिरा, यही लिखना है, प्रत्येक अणु का पॉजिटिव सिरा संधारित्र के नेगेटिव सिरे की ओर हो जाता है। ठीक। इस सिचुएशन में जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इनका जो नेट आघूर्ण होगा या नेट जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भाई क्यों शून्य हो जाएगा? क्योंकि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के आवेश को क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। लेकिन ध्रुवण के कारण एक वैद्युत क्षेत्र ई डैश क्षेत्र के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। ठीक। ये ई था, ये ई डैश है, वेयर ई डैश इज लेस देन ई। ठीक। इस स्थिति में प्लेटों के बीच क्या कम हो जाएगा बच्चों? V कम हो जाएगा।
क्या कम हो जाएगा? V कम हो जाएगा, V कम हो जाएगा। अब देखिए C इक्वल टू Q/V होता है नहीं होता है? तो जितना ज्यादा V कम होगा उतना ज्यादा आवेश बढ़ेगा, और आवेश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात क्या हो गया बच्चों? वैद्युत, इसकी क्या बढ़ेगी? वैद्युत धारिता बढ़ेगी। बात समझ में आई कि इस स्थिति में प्लेटों के बीच V कम हो जाएगा, अतः आवेश का संग्रहण बढ़ जाएगा, आवेश का संग्रहण बढ़ जाएगा, जिससे संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाएगी। तो संधारित्र में परावैद्युत का यही कार्य था। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर? बच्चों, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पहले बात करते हैं बच्चों परावैद्युत सामर्थ्य की। तो देखिए बच्चों, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ या जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ, चूंकि बात परावैद्युत पदार्थ की ही तो कर रहे हैं हम लोग, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के, जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, सहन कर सकता है, पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है बच्चों, पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य अगर आपसे पूछी जाए तो क्या बताएंगे? किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। क्लियर? इसी में हम भंजक विभवांतर को देखें बच्चों। किसको देखें? भंजक विभवांतर। तो देखिए ये क्या होता है। तो देखिए बच्चों, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, वह अधिकतम, भाई यहाँ पे क्या था? वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र। वैसे यहाँ क्या है? किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिसको या जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, वैद्युत भंजन होने लगता है, क्या कहलाता है बच्चों? भंजक विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? भंजक विभवांतर कहलाता है, अर्थात किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?